नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर लोग जमा हैं। लोग कौन हैं? जो अन्नदाता हैं, जिनको हम किसान कहते हैं। और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? आंदोलन बस एक मांग है उनकी कि ये तीनों किसान कानून को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार बस बैठकें कर रही है और आश्वासन दे रही है। आज भी बैठक जारी है और 2 बजे से बैठक हो रही है। क्या होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ विपक्ष से एक नेता जुड़ी हुई हैं, राजनेता कह लें, आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या है मामला, क्यों ऐसा लग रहा है कि किसानों को जो है अधिकार उनका नहीं दिया जा रहा है? क्यों विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ महीने पीछे ले जाना चाहूँगी। जब ये एक्ट बिल था, उस दिन भी हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी सड़कों पे ट्रैक्टर लेकर इस बिल के विरोध में उतरे थे और अपना समर्थन उन किसानों को दिया था। बाद में जब ये बिल एक्ट बन गया और लगातार हमारे किसान भाई दिल्ली के सरहद पे इस ठंड के मौसम में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो तीनों काले कानून सरकार लेकर के आई है उसको वापस ले, क्योंकि कहीं से भी ये उनके हित में नहीं दिख रही है। अगर हम उस बिल का एक उदाहरण पे अगर ले तो बिहार में 2006 में ही ये समाप्त हो गई थी। तो क्या बिहार के किसानों की स्थिति सुधरी? नहीं सुधरी। हमारे बिहार के किसान जो है ना, किसान से मजदूर बन गए। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि इस बिल से, तीनों काले कानून से किसानों की कहीं भी खुशहाली नहीं होने वाली। हाँ, कुछ पूंजीपति लोगों को जरूर है कि इसका लाभ मिल सकता है, और जिसको कि हमारी जो केंद्र सरकार है लगातार उन पूंजीपतियों के ही समर्थन में काम करती आई है। तो ये दिखता है कि एक तरफा उनका जो है ना व्यवहार है, वो बिहार देश के लोगों को, किसान हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे महिलाएं हो, उनको अनदेखा करके वो चंद लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके के वो फैसले ले रही है। जब आप APMC एक्ट की बात कर रही हैं कि बिहार में 2006 में खत्म कर दिया गया, उस वक्त आरजेडी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आज जो आवाज़ उठाई जा रही है। नहीं, ये गलत बात है। ये उस वक्त भी आवाज़ उठाई गई थी। आप पिछले चले जाइए, उस कालों में भी चले जाइए तो आप देखिए कि उस टाइम में भी राष्ट्रीय जनता दल किसानों के साथ खड़ी थी और इस बिल का विरोध कर रही थी। और उसके बाद भी आज तो देशव्यापी ये आंदोलन है। उस टाइम में तो सिर्फ बिहार की बात थी, बिहार के किसानों की बात थी। उस टाइम में भी हमने आवाज़ उठाई थी। आज ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है और देश के हर एक प्रांत से किसान इस बिल के विरोध में खड़ा है। तो शायद आपको लगता होगा, लेकिन ऐसी बात है, ये तीनों काले कानून जो है किसान विरोधी कानून है और सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। सुशील कुमार मोदी तो बोल रहे हैं कि हम चैलेंज देते हैं कि 1 लाख किसान को इकट्ठा करके दिखा दे विपक्ष। देखिए, सुशील कुमार मोदी जो है ना, वो, मैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगी जिस तरीके का इस्तेमाल वो हमारे किसानों को ले रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि सत्ताधारी लोगों की तरफ से किसानों के लिए कई बार दलाल और उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो ये वो लोग हैं जिनके मन में किसानों के प्रति सम्मान नहीं है। तो इनके लिए क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। मैं तो लगातार कह रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो देश की लोगों से, यानी किसान के, जो हमारे अन्नदाता हैं, इनके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये इनकी बदतर स्थिति के जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। हमारे किसान, खास करके मैं सलाम करती हूँ अपने हरियाणा और दिल्ली के किसानों को कि वो इतने सामर्थ्यवान हैं कि आज सड़कों पे 6-6 महीने का राशन लेके उतरे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और वो तब तक उनकी लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि केंद्र सरकार ये तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेती। किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? विपक्ष क्या करेगा आगे? बहुत ही शर्म की बात है कि ये जो सरकार दावा करती है, महिलाओं वाली सरकार, किसानों वाली सरकार, युवकों वाली सरकार, और ये सभी को ठगने का काम किया है। आप देखिए, बेरोजगारों को इन्होंने ठगने का काम किया। 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, और देश में हर क्षेत्र में बालिकाओं का बलात्कार और हत्या हो रहा है। आज देखिए, किसान भी सड़कों पे उतरे हैं। हमारे अन्नदाता, जिनको कहते हैं ना कि जिनके बिना जो देश जय जवान जय किसानों वाला देश था, जिनके बिना देश चलने वाली नहीं है, वो हमारे किसान भाई सड़कों पे उतरे हुए हैं। उनकी आत्महत्या हो रही है, वो ठंड से मर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुध लेने वाली नहीं है। आपको ये भी बता दें कि आज बौद्ध भिक्षु जो हैं वो भी दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और वो भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। अब चूंकि बिहार में आते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं और बिहार में क्या चल रहा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आप, क्योंकि बीजेपी एक तरफ 9 तारीख को शिविर का आयोजन कर रही है, प्रशिक्षण शिविर का, दूसरी तरफ जेडीयू अपनी कार्यकारिणी की बैठक कर रही है 10 तारीख को। तो पहले जेडीयू का प्लान था और अब बीजेपी का प्लान आ गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, इसके लिए सिर्फ मैं 2 ही बात बोलूँगी कि पहले बीजेपी ने सेंध मारी की जेडीयू में,
अब नेस्ता नाबूद करने की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है इतना काफ़ी है समझने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू 43 नंबर पे सिमट के रह गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई, और जिस बीजेपी का बिहार में कल तक कोई अस्तित्व नहीं था, आज वो दूसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई, तो ये तो प्रमाण है कि जेडीयू अब समाप्त होने वाला है। और वो ये गठबंधन ठगबंधन करके ये इन्होंने नीतीश कुमार जी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। नीतीश कुमार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। देखिए यहाँ पर एक शब्द जो आपने बोला कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, उसको पकड़ने के लिए हम बात करते हैं। बीजेपी जो प्रशिक्षण शिविर लगा रही है वो नीतीश के गृह जिला में लगा रही है, नालंदा में। ये भी कुछ दर्शाता है क्या? इसलिए तो मैंने बोला कि सेंधमारी तो इन्होंने पहले ही की थी। देखिए, नीतीश कुमार जी कहते थे कि बिहार की जो महिला वोटर्स हैं उनके साथ हैं। उस पर नरेंद्र मोदी जी ने मंच में कहा था कि बिहार की महिलाओं ने बीजेपी में समर्थन दिया। पहली सेंधमारी उन्होंने वहाँ की। दूसरी सेंधमारी देखिए, आज उनके ही नीतीश कुमार जी के ही गृह में जा कर के वो ये बैठकें कर रहे हैं, तो वो नेस्ता नाबूद करने की तैयारी है। इसलिए मैंने कहा कि सेंधमारी उन्होंने पहले कर दी थी, अब नेस्ता नाबूद की तैयारी हो रही है। बिहार सरकार में रहे पूर्व मंत्री और अभी एमएलसी जो हैं नीरज कुमार, वो लगातार तेजस्वी यादव को लेकर बयान दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 26 वर्ष के हो गए हैं और 26 जो घोटाले, संपत्ति का ब्यौरा, ये सब मांग रहे हैं और कई तरह की बातें कर रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए? उस पर कोई अगर प्रतिक्रिया आरजेडी नहीं देती है तो इसका मतलब उनकी बात सही है? देखिए, 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के हिस्सा थे, तो उस टाइम में यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के 56 घोटालों की चर्चा की थी। तो पहले तो नीरज कुमार जी आकर के निकल के बताए, उन 56 घोटालों का ब्यौरा दें बिहार की जनता को भी, उसके बाद वो दूसरे की बातों को गिनवाएं। तो ये लोग फटे हुए ढोल हैं, इनका काम बजना है, ये बजते रहेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बिना लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए और तेजस्वी यादव जी का नाम लिए इनकी राजनीति रोटी सीखने वाली नहीं है। नए साल में क्या खास होगा? आरजेडी की तरफ से जो तेजस्वी यादव हैं वो लगातार अपने नेताओं को बोल रहे हैं कि वो तैयार रहें, किसी भी क्षण चुनाव हो सकता है। क्या इसकी तैयारी हो रही है चुनाव को लेकर? देखिए, हमारे नेता की फर्स्ट प्रायोरिटी रही है बिहार की जनता। वो बिहार का विकास के बारे में बात करते हैं, बिहार के नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, बिहार की महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, उनको सुरक्षा देने की बात करते हैं, और लगातार इस पे वो काम भी करते आ रहे हैं। और रही बात तैयारी की, तो देखिए, बॉर्डर पे सिपाही 24 घंटे तैयार रहता है, 365 दिन उसकी तैयारी रहती है। और आरजेडी की भी सिपाही 365 डेज की उनकी तैयारी मुकम्मल है, और जब भी युद्ध में रण क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, हम सब तैयार हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है उसकी तैयारी पहले से ही है, बहुत अच्छी है, 365 दिन तैयार हैं। हमारे सिपाही जिस तरह से बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उसी तरह से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तैनात हैं। आपको हम ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए TSD न्यूज़।